नमस्कार। संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। अब देखिए, बात करते हैं अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। फटाफट से अपन रिवाइज करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या थी। अपन ने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या है, तो आपने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की सहायता से पदार्थ की संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन। फिर बात आई विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या होती है। आपने कहा मैक्सवेल ने यह बताया कि कोई भी अगर विकिरण अपने गमन की दिशा के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तो वो क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने बात की कि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऐसा कहा गया कि ऊर्जा के क्रम में इसको जमा दिया। आपने कहा जिस भी विकिरण की सहायता से पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं उसके आगे क्या लगा देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपने सिलेबस में दो दे रखी है, एक तो दे रखी है यूवी, तो यूवी के लिए तो अपन क्या पढ़ते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आईआर किरणों का उपयोग करते हैं तो क्या कहलाती है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अपन ने कहा पैराबैंगनी क्षेत्र की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है, किससे, आईआर से। आईआर के बाद में किसकी होती है, विजिबल। और विजिबल यानी दृश्य प्रकाश के बाद में कौन आता है, आपने कहा पैराबैंगनी क्षेत्र। तो आपने कहा ऊर्जा अगर ज्यादा है तो किसी भी पदार्थ को जब अपन इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण या यूवी क्षेत्र में रखते हैं तो आपने कहा यहाँ पे प्रकाश का क्या होता है, अवशोषण होता है। आपने कहा अवशोषण के नियम कितने पढ़े थे, दो। एक कौन था, बेयर का बेयर का नियम। एक कौन था, लैम्बर्ट का नियम। बेयर किसको बताता है कि आपने कहा प्रकाश विकिरणों की जो अवशोषण की तीव्रता है उसमें वो क्या होती है, आपने कहा प्रारंभिक तीव्रता को अवशोषित करते हैं तो तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी। ये होने वाली कमी किस पर डिपेंड करती है, तो इसने कहा अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करती है या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। जबकि लैम्बर्ट ये कहता है कि अणु की जो पदार्थ की जो लंबाई ली जाती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर अपन ने दोनों को एक साथ लिख दिया और नाम दे दिया बेयर लैम्बर्ट का नियम। कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन ने पढ़ा कि जब भी यहाँ पे यूवी क्षेत्र से प्रकाश विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण होगा, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्तर से किस में चले जाएंगे, दूसरे स्तर में, या ऐसे कहीं निम्न क्षेत्र से निकल के उच्च ऊर्जा क्षेत्र में चले जाते हैं। ये चले जाना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। यूवी क्षेत्र में कितने संक्रमण पाए जाते हैं, चार। एक कौन सा होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। दूसरा कौन सा होता है, पाई टू पाई स्टार। तीसरा कौन सा होता है, N2 सिग्मा स्टार। चौथा कौन सा होता है, N2 पाई स्टार। अब अपन को क्या याद रखना पड़ता है, एक तो ये संक्रमण और दूसरा ये याद रखने पड़ते हैं कि ये जो संक्रमण है ये कौन से कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो सिग्मा टेस्ट से सिग्मा स्टार किस में पाए जाते हैं, जिसमें केवल कौन से बंद होते हैं, सिग्मा। पाई से पाई स्टार किस में पाए जाते हैं, जिसमें केवल कौन से बंद होते हैं, पाई। N2 सिग्मा स्टार किस में होते हैं, जिसमें आपने कहा नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर के साथ में कौन से बंद उपस्थित होते हैं, सिग्मा। और N2 पाई स्टार किस में होते हैं, तो आपने कहा लोन पेयर के साथ साथ उस कंपाउंड में क्या पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड भी पाए जाते हैं। ये बात हो गई। फिर अपन ने पढ़ा कि अगर दो कंपाउंड हैं जिनमें एक जैसे कोई ग्रुप है, तो आपने कहा ग्रुप अगर एक जैसे हैं, जैसे केवल सिग्मा बॉन्ड है या केवल पाई बॉन्ड है, तो आपने कहा एक जैसे होने के कारण इनके जो ट्रांजिशन है वो भी क्या जाते हैं, सेम। लेकिन आपने कहा ट्रांजिशन सेम होने के बावजूद भी इनकी जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग कैसे प्राप्त की जाती है, तो आपने कहा ट्रांजिशन सेम होने के बावजूद भी इन पर पड़ता है वातावरण के जो समूह होते हैं उनका प्रभाव। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ते हैं तो संक्रमण आसानी से होते हैं, यानी उनके लिए लैम्डा के जो मान आते हैं वो क्या आते हैं, कम। और अगर आपने कहा वातावरण में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप जुड़े होते हैं, आपने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े होते हैं, तो आपने कहा ऐसे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो क्या हो जाता है, कम। इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण या ट्रांजिशन होता है वो क्या हो जाता है, मुश्किल। और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन मुश्किल है तो यहाँ पे एनर्जी क्या चाहिए होती है, ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है तो लैम्डा में क्या हो जाती है, कमी। तो आपने कहा इसके आधार पर अपन डिसाइड करते हैं अलग अलग पदार्थों की संरचनाएं। ठीक है, अब अपन आज टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपने कहा था एक तो किसी भी ग्रुप के जुड़ने से इनके लिए जो लैम्डा के मान है वो क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये तो पढ़ेंगे केमिकल शिफ्ट वगैरह। ठीक है, लेकिन अब केमिकल शिफ्ट में पढ़ाऊँ आपको उससे पहले एक टॉपिक और पढ़ा दें। लेकिन नाम आएंगे दो, एक तो आता है क्रोमोफोर, ठीक है, और एक नाम आता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम। तो देखिए एक तो आएगा क्रोमोफोर, तो क्रोमोफोर किसको कहते हैं और ऑक्सोक्रोम किसको कहते हैं। देखिएगा ऐसे कहा जाता है कि कोई भी ऐसे कंपाउंड, ठीक है ना, क्रोमोफोर के लिए बात करते हैं, आपने कहा ऐसे यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें स्वयं में रंग प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है।
रंग प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। और आपको पता है रंग हमेशा किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के कारण। यानी ये जो होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। यानी इनमें क्या पाए जाते हैं? आपने कहा डबल बॉन्ड वगैरह पाए जाते हैं। तो आपने कहा डबल बॉन्ड वगैरह पाए जाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर लेते हैं? आपने कहा ये किसी भी क्षेत्र के प्रकाश विकिरणों का क्या कर लेते हैं? अवशोषण। और अवशोषण करने के कारण आपको पता है दृश्य प्रकाश की अगर बात करें तो आपने कहा ये जो है ये 7 रंगों से जब मिलकर बना होता है तब तो ये कैसा होता है? श्वेत। लेकिन आपको पता है अगर एक भी रंग का क्या हो गया? अवशोषण, तो उसका पूरक रंग क्या होने लग जाता है? दिखाई देने लग जाता है। यानी कंपाउंड में जैसे ये किसी का अवशोषण करेंगे, जो कंपाउंड है वो से हो जाते हैं कलरफुल हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनमें स्वयं में रंग प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है, वो तो क्या कहलाते हैं? क्रोमोफोर। तो इसके एग्जाम्पल कौन आते हैं? कोई भी ऐसी संरचना जिसमें खुद में क्या उपस्थित होते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जैसे एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड वगैरह है ये। तो इनके अंदर हमेशा, और रंग का कारण ध्यान रखेंगे, हमेशा किसको दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है। तो ये तो क्या कहलाते हैं? आपने कहा क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर क्या कहते हैं? ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें स्वयं में रंग प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है। दूसरा देखिए, दूसरा नाम आता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? तो आपने कहा ये ऐसे यौगिक होते हैं, ठीक है, ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें, ठीक है, स्वयं में रंग प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं पाई जाती, करने की क्षमता नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इनमें खुद में जो है वो रंग प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं पाई जाती, बट क्या कहेंगे? लेकिन ये समूह है किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़कर, किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़कर उसके रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, उसके रंग की तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। तो देखिए दो नाम हैं, एक तो है क्रोमोफोर और एक क्या है? ऑक्सोक्रोम। आपने कहा क्रोमोफोर क्या होते हैं? आपने कहा ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें खुद में क्या प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है? रंग। क्यों पाई जाती है? तो आपने कहा ये जो संरचनाएं ये सामान्यतः कैसी होती हैं? आपने कहा ये संरचनाएं सामान्यतः होती है असंतृप्त, इनमें रंगों का क्या किया जा सकता है? अवशोषण। क्रोमोफोर की बात करें तो आपने कहा स्वयं तो रंग प्रदर्शित नहीं कर सकते, लेकिन ये जैसे ही जुड़ेंगे तो आपने कहा रंग की तीव्रता में क्या कर देते हैं? वृद्धि कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उसका कारण देखो, ऑक्सोक्रोम के एग्जाम्पल देखिए। आपने कहा ये जो समूह होते हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। आपने कहा इनमें लोन पेयर उपस्थित होने के कारण ये क्या करते हैं? जिस भी समूह के साथ जुड़ते हैं, क्रोमोफोर में सामान्यतः क्या उपस्थित होते हैं? डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड के साथ जब जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर में क्या हो जाएगा? सहयुग्मन। और ये सहयुग्मन के कारण जो रंग प्रदर्शित करने की क्षमता है या जो रंगों की तीव्रता है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इसके अंदर अगर बात करें अपन तो यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से आते हैं अपने पास में? इस तरह के जिनमें क्या उपस्थित होते हैं? लोन पेयर उपस्थित होते हैं। तो दो कंपाउंड हो गए, एक क्रोमोफोर और एक ऑक्सोक्रोम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करते हैं जिसके अंदर, अभी देखिए कोई भी समूह है जब किसी दूसरे समूह के साथ जुड़ता है तो आपने कहा रंग की तीव्रता बढ़ेगी। तो आपने कहा रंग की तीव्रता बढ़ती है या घटती है? तो इसके आधार पर अपन यहाँ पे पढ़ेंगे 4 केमिकल शिफ्ट। तो देखिए अब जो अपना दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो क्या आता है? आपने कहा केमिकल शिफ्ट आता है, ठीक है। रासायनिक विस्थापन आते हैं। देखिए क्या आपने कहा 4 शिफ्ट है। सबसे पहली कौन सी है? आपने कहा एक शिफ्ट है, उसे क्या कहा जाता है? आपने कहा सबसे पहले आती है, आपने कहा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। इस बैथोक्रोमिक शिफ्ट को ही क्या कहा जाता है? आपने कहा इसे कहा जाता है रेड शिफ्ट, ठीक है। या इसे क्या कहा जाता है? वर्णोत्कर्षी विस्थापन,
देखिए वर्णोत्कर्षी विस्थापन या रेड शिफ्ट अपने किसको कहते हैं। आपने कहा बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट का मतलब है कोई भी अपने पास में कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर अगर किसी एक समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह से कर दिया जाए, ठीक है, और दूसरे समूह से जब भी अपन इसका विस्थापन करेंगे तो यहाँ पे जो लैम्डा है उसके मान में क्या हो जाती है, वर्दी। और अपन को पता है लैम्डा अगर बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी। एनर्जी कब घटेगी, तो आपने कहा जब संक्रमण है वो किस में होते हैं, आसानी से। अब आपको पता है संक्रमण आसानी से कब होंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, ठीक है। तो देखिए आपको ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, आपको लिखना क्या है, तो आपने कहा किसी भी यौगिक से जब किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन किसी दूसरे समूह या परमाणु से कर दिया जाए तो यहाँ पे जो लैम्डा का मान है या जो इस कंपाउंड के लिए तरंग दैर्ध्य का मान है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये जो वृद्धि है, ये जो विस्थापन है, ये क्या कहलाता है, रेड शिफ्ट कहलाता है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। आपने कहा इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनाया जाता है, इधर से इधर तो लेते हैं लैम्डा और इधर से इधर लेते हैं एप्सिलॉन। ध्यान रखेंगे एनर्जी नहीं है ये क्या है, जो अभी पहली वाले चैप्टर के अंदर या पहली वाली क्लास में पढ़ के आए थे, ये क्या कहलाता है, आपने कहा मोलर अवशोषण गुणांक कहलाता है, ठीक है, तीव्रता को बता रहा है। तो आपने कहा देखो अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड था और उस कंपाउंड का ग्राफ इस तरह से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कहा जैसे ही आपने किसी समूह का प्रतिस्थापन कराया, ये जो ग्राफ है ये रेड कलर की तरफ क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। यानी ये जो ग्राफ आएगा ये इस तरह से क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये ग्राफ जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं। अब देखिए अगर अपन बात करें पहले तो आपने कहा देखो पहले यहाँ पे इस स्तर के लिए क्या निकाल रहे थे अपन, लैम्डा मैक्स निकाल रहे थे। लेकिन अब देखिए जैसे आपने ये किया, ये ग्राफ किधर की सकता है, आपने कहा राइट साइड, और जो लैम्डा के मान में वृद्धि हो जाती है यानी लैम्डा मैक्स जो है वो अब की बार अपन को पहले से क्या प्राप्त होता है, ज़्यादा। अब लैम्डा का मान ज़्यादा प्राप्त होता है तो ये क्या कहलाती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या इसे कहा जाता है रेड शिफ्ट। एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा अगर एग्जाम्पल्स की अपन बात करें तो देखिए आपके पास में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, आपने कहा नॉर्मल है अपने पास में एल की। अगर अपन बात करें इसके लिए लैम्डा की तो आपने कहा इसके लिए लैम्डा का मान कितना आता है, आपने कहा 263 नैनोमीटर आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, यहाँ से एक H को हटाया, ठीक है, और आपने कहा इस एक H को हटाकर और इसका क्या करा देते हैं, प्रतिस्थापन करा देते हैं, किससे, आपने कहा दूसरे समूह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। देखिए आपने कहा एक समूह को हटा दिया है और इस H की जगह दूसरा समूह है ये जोड़ देंगे। बताइए ये समूह जैसे जोड़ेंगे ये क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस H की जगह क्या जुड़ गया, आपने कहा CH डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ये क्या थी अपने पास में, एथीन, अपन ने इसको क्या बना दिया, आपने कहा 1,3 ब्यूटाडाइन। अब देखिए अपन ने बात करेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन की, तो आपने कहा इसके लिए जो लैम्डा का मान था वो कितना था, 163 नैनोमीटर। इसके लिए जो लैम्डा का मान आता है वो कितना आता है, आपने कहा 217 नैनोमीटर। देखो लैम्डा के मान में इतने की क्या हो गई, वृद्धि। और आपको पता है लैम्डा में अगर वृद्धि हो रही है तो एनर्जी में क्या हो रही है, कमी। क्यों, संक्रमण आसानी से हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की कहाँ पाई जा रही है, अधिकता। कैसे, देखिए इसके अंदर अगर अपन बात करें तो आपने कहा इसके अंदर बॉन्ड को अपन इधर भी विस्थापित कर सकते हैं, इधर भी विस्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर अपन ने कहा कि ये ग्रुप है इसमें 2 डबल बॉन्ड है, आपने कहा इस डबल बॉन्ड को इधर भेज दो, ठीक है, तो आपने कहा ये सहयुग्मन में 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक क्या है, सिग्मा, इधर आते इस पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। या दूसरा इसको इधर भेज दो तो ये इधर चला जाएगा, कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आपने कहा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। संक्रमण है वो क्या होते हैं, आसानी से। तो आपने कहा जब भी किसी समूह का प्रतिस्थापन दूसरे समूह से करे तो आपने कहा लैम्डा के मान में वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, आपने कहा रेड शिफ्ट। दूसरा देखिए आपको पता है रेजोन, यहाँ पे जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं तो अपन इसको कौन सा प्रभाव बोलते हैं, आर प्रभाव। प्लस आर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा है। दूसरा देखिए
अपन ये क्या लेते हैं, आपने कहा बेंजीन लेते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें इस बेंजीन की, तो आपने कहा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपने कहा H है। आपने कहा इस बेंजीन में इस H को हटा दो, आपने कहा इस H को हटा दिया, और आपने कहा इस H को हटाकर क्या जोड़ देते हैं, आपने कहा CH3। अब CH3 समूह जोड़ते ही ये क्या बन गया, टोलुइन। अब आपने कहा ये टोलुइन बन गया। टोलुइन में जो CH3 है इसका प्रभाव कौन सा है, आपने कहा रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन प्लस आई प्रभाव है। और आपको पता है आर प्रभाव होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है एच पे, और एच प्रभाव जो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है किस पर, आई पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपने कहा लैम्डा का मान तो बढ़ेगा लेकिन बहुत कम, क्योंकि कौन सा प्रभाव है, आपने कहा ये प्रभाव जो है ये क्या कहलाता है, इंडक्टिव। तो देखिए इसके लिए जब अपन लैम्डा की बात करते हैं तो आपने कहा लैम्डा मैक्स का मान कितना आता है, आपने कहा 251, ठीक है। लेकिन अगर अपन इसके लिए बात करें, ओ सॉरी 253 आता है, 253। और अगर इसके लिए लैम्डा की बात करें तो इसके लिए जो लैम्डा का मान आता है वो कितना आता है, आपने कहा 261 नैनोमीटर, ठीक है। तो देखिए ये 261 नैनोमीटर, ये 253, मान में जो ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि प्रभाव कौन सा है, आई। लेकिन यहाँ पे कितना था, 163, 163 से कितना चला गया, 217, क्योंकि प्रभाव कौन सा लग रहा है, प्लस आर, ठीक है। तो क्या कहेंगे, कोई भी ऐसा प्रभाव जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाते हैं तो लैम्डा के मान में भी चेंज क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ये है अपने पास में पहली शिफ्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसी को क्या कहा जाता है, आपने कहा रेड शिफ्ट, ठीक है। रेड शिफ्ट में क्या होता है, आपने कहा लैम्डा जो है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो आपने कहा जब भी किसी समूह का प्रतिस्थापन कराएं तो ध्यान रखेंगे ऐसे समूह जोड़ने जो इलेक्ट्रॉन क्या देते हैं, ज्यादा से ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं सेकंड। तो अब जो दूसरी शिफ्ट आती है वो कौन आती है, आपने कहा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट जो है इसी को क्या बोला जाता है, आपने कहा ब्लू शिफ्ट, ठीक है। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसे बोला जाता है वर्णोपकर्षी विस्थापन। देखिए वर्णोपकर्षी विस्थापन क्या कहेंगे, आपने कहा इस बार क्या कहेंगे, जब भी एक यौगिक से किसी दूसरे समूह का या एक परमाणु का क्या कराएंगे, प्रतिस्थापन कराएंगे, तो जो लैम्डा के मान है उसमें क्या आ जाती है, कमी। और लैम्डा के मान में जब कमी आती है तो आपने कहा देखिए लैम्डा का मान कम हो रहा है, एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। एनर्जी का मतलब क्या है, आपने कहा संक्रमण जो है वो क्या होंगे, मुश्किल। आपने कहा संक्रमण में मुश्किल क्यों है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, कमी। तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन घनत्व हो गया कम। इसका मतलब आपने जो प्रतिस्थापन कराया है वो कैसे समूह का कराया है, आपने कहा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे समूह जोड़े जो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये जो विस्थापन है ये क्या कहलाता है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। पहले आपने कहा इधर से इधर क्या लिया, लैम्डा, ठीक है। इधर से इधर क्या लिया, एप्सिलॉन। अब देखिए आपने कहा मान लीजिए कि पहले कोई ग्राफ था वो इस तरह से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या कहा कि ग्राफ जो आएगा वो किस तरह से आएगा, आपने कहा लैम्डा के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो देखिए ग्राफ जो आते हैं वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। आपने कहा पहले जो लैम्डा मैक्स आ रहा था उसके बजाय इस बार जो लैम्डा मैक्स आएगा उसके मान में क्या हो जाएगी, कमी। तो देखिए अगर आपने कहा पहले अपने पास में लैम्डा मैक्स का मान ये था तो अब जो लैम्डा मैक्स आएगा उसके मान में क्या हो गई, कमी। यानी जो ग्राफ है वो किधर खिसक रहे हैं, आपने कहा लेफ्ट तरफ खिसक रहे हैं। लेफ्ट तरफ खिसकते हैं तो क्या कहलाती हैं, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, या इसे क्या कहा जाता है, ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अभी जो एग्जाम्पल पढ़े उनको रिवर्स करा दूं। आपने कहा पहले क्या लेते हैं, आपने कहा टोलुइन लेते हैं, ठीक है। वैल्यू कितनी आती है लैम्डा की, आपने कहा 261 नैनोमीटर। चेंज करा दो, आपने कहा CH3 की जगह क्या जोड़ दो, H जोड़ दो। आपने कहा H जोड़ते कोई इफेक्ट काम करना बंद। आपने कहा वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने कहा 253। दूसरी 1,3 ब्यूटाडाइन ले लो, आपने कहा 1,3 ब्यूटाडाइन थी, ठीक है। वैल्यू कितनी आ रही थी, आपने कहा 217। तो ध्यान रखना ब्लू शिफ्ट तब होती है जब कॉन्जुगेशन को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है।
आपने कहा इसमें से एक ग्रुप हटा के H जोड़ दो तो क्या बन गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। वैल्यू कितनी आ जाती है, आपने कहा 163 नैनोमीटर। सारी वैल्यू है वो किस में ले रखी है अपन ने, नैनोमीटर में ले रखी है, ठीक है। तो आपने कहा दूसरी जो शिफ्ट है उसकी बात करें तो आपने कहा दूसरी शिफ्ट क्या होती है, तो दूसरी शिफ्ट क्या कहलाती है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट कहलाती है। आपने कहा ब्लू शिफ्ट कैसे है, आपने कहा किसी भी यौगिक से ऐसा कोई समूह जोड़ो या कॉन्जुगेशन को क्या कर दो, खत्म, जिससे लैम्डा के मान में क्या हो जाती है, कमी, क्या कहलाता है, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड देखिए, तीसरा जो आता है, आपने कहा दो शिफ्ट तो ऐसी पड़ी जिसमें लैम्डा के मान में क्या किया, चेंज। अब दो शिफ्ट है वो ऐसी पढ़ेंगे जिसमें लैम्डा को चेंज नहीं करके जो एप्सिलॉन है उसके मान में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब देखिए तीसरे जो स्थापन आता है, शिफ्ट जो आती है उसको क्या बोला जाता है, आपने कहा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है अतिवर्णक विस्थापन। अतिवर्णक विस्थापन। देखिए अतिवर्णक विस्थापन क्या होता है, तो आपने कहा इस बार क्या कहेंगे, जो एप्सिलॉन है उसके मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। ध्यान रखेंगे मैं बार बार बोल रही हूँ, एनर्जी नहीं ले रहे हैं, एप्सिलॉन ले रहे हैं, ठीक है। आपने कहा परिभाषा कैसे लिखेंगे, आपने कहा किसी भी यौगिक से किसी समूह का प्रतिस्थापन जब किसी दूसरे परमाणु या समूह से कराया जाए, ठीक है, तो ये जो अवशोषण तीव्रता थी, ठीक है, तो आपने कहा जो अवशोषण बैंड की तीव्रता थी उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपने कहा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाती है। देखिए आपने कहा सबसे पहले तो क्या पढ़ते हैं, आपने कहा किसके मान में वृद्धि होती है, आपने कहा अवशोषण बैंड की तीव्रता में, अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि, क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, आपने कहा इधर से इधर क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन, इधर से इधर क्या ले रहे हैं, लैम्डा। कोई भी ग्राफ आ रहा था मान लीजिए इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा इस ग्राफ के लिए जब अपन देखें तो आपने कहा हाईएस्ट जो ईमैक्स की वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, ये थी। आपने कहा ये क्या आ रहा था, ईमैक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या कहते हैं, आपने किसी भी यौगिक से किसी दूसरे परमाणु का क्या कराया, प्रतिस्थापन कराया, और ये प्रतिस्थापन कराने से ये जो ग्राफ है इसके अंदर आपने कहा अवशोषण बैंड की जो तीव्रता है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो देखिए अब की बार जो ईमैक्स का मान आएगा वो पहले से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो आपने कहा ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि जैसे बेंजीन है, अगर बेंजीन के लिए अपन बात करें तो आपने कहा अवशोषण बैंड जो आता है उसके लिए अगर ईमैक्स की बात करें तो आपने कहा ईमैक्स जो आता है वो कितना आता है, आपने कहा 204 आता है, ठीक है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे इस बेंजीन के ये जो हाइड्रोजन है इसका क्या करता है, प्रतिस्थापन, और आपने कहा प्रतिस्थापन कराकर और यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ दें, CH3। आपने कहा जैसे CH3 जोड़ेंगे तो आपने कहा इस टोलुइन के लिए जो ईमैक्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आपने कहा 225। तो देखो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करा दिया किससे, CH3 से, तो ईमैक्स के मान में 204 से वृद्धि कितनी की हो गई, आपने कहा 225 की। अब देखो वही बात, प्लस आई प्रभाव वाला है तो इतना मैक्स में ईमैक्स के मान में इतना चेंज नहीं होगा, लेकिन कोई आर समूह वाला होता तो मान में चेंजेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा। चलिए अब आपने कहा कि यहाँ पे ईमैक्स के मान में वृद्धि कर रहा है वो क्या कहलाता है, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। इसे क्या बोला जाता है, अतिवर्णक प्रभाव। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लास्ट जो आती है, फोर्थ जो आती है वो क्या आती है, तो आपने कहा फोर्थ कैटेगरी अपन पढ़ते हैं जिसके अंदर आती है। अब आप इस फोर्थ में कंफ्यूज नहीं होना, कैसे, फोर्थ जो कैटेगरी आती है उसका नाम क्या आएगा, आपने कहा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए आपने कहा पहली कौन सी पढ़ी,
आपने कहा बैथोक्रोमिक, या जिसे अपन क्या कहते हैं रेड शिफ्ट कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। सेकंड अपन ने क्या पढ़ी, हाइप्सो, और ये वाली जो है ये क्या कहलाती है, हाइपो। इसलिए देखिए बैथोक्रोमिक में कोई दिक्कत नहीं है, या रेड और ब्लू नाम कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी जो पड़ी हाइपर वाली उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, सेकंड और फोर्थ में। एक है हाइप्सोक्रोमिक और एक क्या है, हाइपोक्रोमिक। अगर अपन बात करें तो आपने कहा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट जो होती है इसको हिंदी में क्या लिखा जाता है, अववर्णक विस्थापन, अववर्णी विस्थापन। तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो हाइप्सो थी और ये क्या है, हाइपो। क्या कहेंगे, कोई भी ऐसा ग्रुप जोड़िए जो ईमैक्स के मान में क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो डेफिनेशन वही है, एक यौगिक के किसी समूह का विस्थापन प्रतिस्थापन जब किसी दूसरे समूह से करवाया जाए तो ईमैक्स के मान यानी अवशोषण बैंड की तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी, क्या कहलाता है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए ग्राफ बनाते हैं। आपने कहा ग्राफ कैसे बनेगा, आपने कहा कोई भी ग्राफ आ रहा था इस तरह से, ये लैम्डा था, इधर क्या था, ईमैक्स। आपने कहा इस ग्राफ के लिए अगर ईमैक्स देखें तो आपने कहा ये ईमैक्स की वैल्यू थी। आपने कहा जैसे इसका क्या कराया, आपने कहा विस्थापन, ये जो ग्राफ है ये किस तरफ खिसक जाते हैं, आपने कहा नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो आपने कहा नीचे की तरफ खिसक गया, आपने कहा ईमैक्स के मान में क्या हो गई, कमी। अब देखिए ईमैक्स के मान में जैसे ही कमी हुई तो ये विस्थापन क्या कहलाएगा, आपने कहा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको कहा जाए बेंजीन, तो अभी अपन ने पढ़ा था बेंजीन जो होती है उसके लिए ईमैक्स के वैल्यू कितनी आती है, आपने कहा 204। अब आपने कहा बेंजीन में एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन करा दो, किससे, क्लोरीन से। पहले वाले में क्या था, आपने कहा टोलुइन था, अब की बार क्या बना दिया इसको, क्लोरोबेंजीन। तो जो ईमैक्स का मान है वो घटकर कितना हो जाता है, 190 हो जाता है। तो आपने कहा ईमैक्स के मान में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं, तो वो जो शिफ्ट है वो क्या कहलाती है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। एक एग्जांपल और देखिए, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, एक कंपाउंड लेते हैं बाइफेनिल। देखिए बाइफेनिल जो कंपाउंड है उसकी अगर अपन बात करें तो इस बाइफेनिल कंपाउंड के अंदर ईमैक्स के जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आपने कहा 19,000 आती है। लेकिन इस बाइफेनिल में से एक क्या करें, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करा दें। कौन से समूह से करा दें, आपने कहा मैथिल समूह से। तो देखिए आपने कहा मैथिल समूह से करा दिया, आपने कहा ये 2 पे क्या जोड़ दिया, मैथिल, नाम क्या हो गया, 2 मैथिल बाइफेनिल। तो यहाँ पे जो ईमैक्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आपने कहा 10,250, यानी ईमैक्स के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अपन ने 4 क्या पढ़े हैं, विस्थापन पढ़े। अगर अपन इन चारों को एक साथ पढ़ें तो अपन ने कहा एक साथ कैसे बना सकते हैं, तो सारे जो डायग्राम हैं वो आपको अलग अलग बता दिए कि कैसे आपने कहा चारों विस्थापन होते हैं। अब देखिए केमिकल शिफ्ट की अगर अपन बात आती है तो आपने कहा एक ही ग्राफ से इसको इस तरह से बना दें, कैसे, आपने कहा इधर से इधर तो क्या ले लेते हैं, लैम्डा, इधर से इधर क्या ले लेते हैं, आपने कहा ई ले लेते हैं। ठीक है, एप्सिलॉन है ये, आपने कहा क्या बता रहा है, आपने कहा अवशोषण बैंड की तीव्रता। देखिए आपने कहा अपने पास में कोई भी कंपाउंड नॉर्मल कंपाउंड था जिसका ग्राफ ये आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा ये जो ग्राफ है इसके अंदर अगर आपने कहा किसी भी समूह का प्रतिस्थापन कराने से ये ग्राफ है ये इधर खिसक जाता है, इधर खिसकने का मतलब लैम्डा के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि, तब तो ये क्या कहलाता है, आपने कहा बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, या इसे क्या कहा जाता है, रेड शिफ्ट। दूसरा, अगर किसी समूह का प्रतिस्थापन कराने से ये ग्राफ इधर खिसक गया तो ये क्या कहलाता है, आपने कहा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाएगा, या इसे अपन क्या कहेंगे, आपने कहा ब्लू शिफ्ट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, आपने कहा किसी भी समूह का क्या करा दो, प्रतिस्थापन, ये ग्राफ अगर ऊपर की तरफ खिसक गया तो आपने कहा ईमैक्स के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि, और आपने कहा ईमैक्स के मान में जब वृद्धि होती है तब इसे क्या बोला जाता है, आपने कहा हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। और अगर आपने कहा किसी भी समूह के प्रतिस्थापन से
ये ग्राफ नीचे की तरफ खिसक जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, आपने कहा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहा बस ये ध्यान रखना है, ये हाइप्सो है, ये क्या है, हाइपो। और हाइपर और बैथोक्रोमिक शिफ्ट में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो है, दो चीजें पढ़ ली, दोनों इंपॉर्टेंट है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपने कहा एक तो नाम आए थे क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। तो आपने कहा ऐसे कंपाउंड होते हैं एक में जिनमें खुद में रंग प्रदर्शित करने की क्षमता पाई जाती है, वो तो क्या कहलाते हैं, क्रोमोफोर। और एक जो खुद में रंग प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं पाई जाती लेकिन किसी के साथ जुड़कर और आपने कहा रंग की तीव्रता में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। और आपने कहा जब भी ये ग्रुप जुड़ेंगे तो आपने कहा रंग की तीव्रता में बढ़ रही है या कमी हो रही है, तो आपने कहा यहाँ पे कितनी शिफ्ट पड़ी अपन ने, 4। पहली कौन सी, रेड, दूसरी ब्लू, तीसरी हाइपर, चौथी हाइपो। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे ज्यादा जो पढ़ी जाती है वो पढ़ी जाती है सहयुग्मित डाइईन। तो अब अपन पढ़ेंगे यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर आपने कहा डाइईन। डाइईन के अंदर अगर बात करें तो एग्जांपल लेंगे किसका, 1,3-ब्यूटा डाइईन। देखिए तो अब अपना जो टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं। अभी जो आप मान लिख रहे थे लैम्डा मैक्स के, तो आपने कहा लैम्डा मैक्स के मान लिख रहे थे, वो तो मैं ऐसे लिख रही थी, आप इसको याद कर लोगे। लेकिन अब आपको आने चाहिए कि ये लैम्डा के मान आते कैसे हैं, यानी आपको लैम्डा मैक्स निकालने के लिए कुछ ही पढ़ने पड़ेंगे। तो आपने कहा देखिए अपना जो टॉपिक है वो क्या है, सहयुग्मित डाइईन का यूवी स्पेक्ट्रम। देखिए कैसे, आपने कहा अपने पास में क्या है, कोई भी दो कंपाउंड है, एक तो ले लिया अपन ने एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं। एक अपन ने क्या किया, इसमें से H हटाया और इस H की जगह जोड़ दिया दूसरा कंपाउंड, इसी से क्या बना दिया अपन ने, 1,3-ब्यूटा डाइईन। क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसकी जगह जोड़ दिया CH2। तो आपने यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 लिया और इस कंपाउंड को यहाँ पे इसकी जगह H की जगह जोड़ दिया। देखिए अपन पहले भी बात कर चुके हैं, अगर इसकी बात करें तो कौन से ट्रांजिशन होंगे, केवल और केवल पाई बंद है, तो आपने कहा पाई से पाई स्टार। दूसरा इसमें भी क्या है, पाई बॉन्ड, ट्रांजिशन कौन से होंगे, आपने कहा पाई से पाई स्टार। ठीक है, अब बात आ गई वही वाली कि दोनों ट्रांजिशन सेम है, तो अब फर्क पड़ता है किसका, वातावरण का। आपने देखा इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं, CH2। इधर अगर अपन देखें तो ये किस में आ गई, आपने कहा सहयुग्मन में। आपने कहा सहयुग्मन में आते ही आपने कहा एनर्जी का मान क्या हो गया, कम, लैम्डा के मान में क्या हो गई, वृद्धि। अगर अपन इसके लिए बात करें तो आपने कहा जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 163 नैनोमीटर। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसके लिए तो आपने कहा लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, आपने कहा 217 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखो आपने कहा ये जब एथीन से अपन ने 1,3-ब्यूटा डाइईन बनाई, ठीक है, तो आपने कहा ये कैसे बनी, तो देखिए आपने कहा इसको समझाते हैं आपको। तो आपने इधर से इधर तो क्या लेते हैं, एनर्जी, अब की बार एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, और इधर से इधर जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, आपने कहा लैम्डा। देखिए आपने कहा यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर जब इन दोनों कंपाउंड्स को देखते हैं तो दोनों के अंदर क्रियात्मक समूह सेम होने के कारण ट्रांजिशन भी क्या होते हैं, सेम, लेकिन फिर भी इन ट्रांजिशनों के लिए लैम्डा का मान क्या आता है, अलग अलग। या अपन बात करें कि इनके लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या लगती है, अलग अलग लगती है। कैसे, देखिए इनको समझाने के लिए अपन यहाँ पे दो टर्म काम में लेंगे। एक नाम तो आता है होमो, ठीक है, और एक नाम जो आता है वो क्या आता है, लूमो। होमो क्या होता है, आपने कहा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ध्यान रखना है, आपने कहा ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और अगर ल्यूमो की बात करें तो ये क्या आता है, आपने कहा इसको बोला जाता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब तो है जिसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट, यानी उच्च ऊर्जा का, और ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है, भरा हुआ, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है आणविक कक्षक, वो तो क्या कहलाता है, होमो। ल्यूमो की बात करें तो लोवेस्ट एनर्जी क्या होनी चाहिए, निम्न। अनऑक्यूपाइड का मतलब कैसा होना चाहिए, खाली, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, का आणविक कक्षक। निम्न ऊर्जा का खाली आणविक कक्षक, निम्न ऊर्जा का खाली आणविक कक्षक, वो क्या कहलाता है, ल्यूमो कहलाता है। देखिए अपन एमओटी पढ़ते हैं, एमओटी में क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से। आपने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, दोनों के मिलने से क्या बनते हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक की ऊर्जा कम होती है, एक की ऊर्जा ज़्यादा। कम वाले को तो बोलते हैं बॉन्डिंग, इस वाले को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग, या इसको दर्शाने के लिए क्या बना देते हैं, स्टार। सिग्मा है तो क्या लिखते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार। पाई है तो पाई और पाई स्टार, ऐसे लिखते हैं। अब आपने कहा देखो इसको भी ऐसे बनाते हैं। आपने कहा अपने पास में क्या थी, डाइईन थी, एथीन थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें दो स्तर कौन से हैं, आपने कहा एक तो पाई और एक क्या है, पाई स्टार। ठीक है, ये तो है पाई और ये क्या लिया, पाई स्टार। ऐसे देखो दो मॉलिक्यूल है ना, तो आपने कहा इधर भी क्या ले लेते हैं, आपने कहा ये तो पाई, ये भी क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, पाई स्टार। तो एक ये पाई और ये क्या हो गया, पाई स्टार। यानी दो क्या है अपने पास में, एथीन, दोनों के लिए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए पाई से पाई स्टार। अब देखो अगर इसमें देखें तो इस कंपाउंड को हाफ देखो, इधर भी क्या है एथीन, इधर भी क्या है एथीन, यानी इसमें दो अणु आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो आपने कहा अगर इसकी बात करें तो आपने कहा इसके जब अपन क्या बनाते हैं, इनके मिलने से, आपने कहा ये तो परमाणविक स्तर थे, अब इनको आणविक स्तर में बदल दो। कैसे बनेंगे, आपने कहा पाई के भी कितने बनेंगे, दो। आपने कहा एक की ऊर्जा कम, एक की ऊर्जा ज्यादा। ऐसे इसके भी कितने स्तर बनेंगे, दो। एक की ऊर्जा कम, एक की ऊर्जा क्या बन जाएगी, ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके भी कितने बन जाएंगे, दो स्तर। एक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम, एक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा। देखिए इस तरह से टोटल कितने बना दिए, चार। नाम दे दें इसको, आपने कहा इसको दे दो पाई 1, इसको दे दो पाई 2। ये दोनों तो क्या है, बॉन्डिंग। एक क्या है, पाई 3, ये क्या है, स्टार, ये क्या है, पाई 4, इसको भी क्या दे दिया, स्टार। यानी दो तो क्या है, बॉन्डिंग, और दो ही क्या बन रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग। अब देखो अगर बात करें इसके अंदर तो आपने कहा कितने इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड एक है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। इसमें भी कितने हो गए, आपने कहा दो। अगर इलेक्ट्रॉनों को भरें तो 1,3-ब्यूटाडाइन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, दो पाई बॉन्ड का मतलब चार। तो देखो कैसे भर देंगे, एक, दो, तीन और चार, क्योंकि आपको पता है एक जो कक्षक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, दो। अब देखो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होंगे, आपने कहा जैसे ही अपन क्या करेंगे, आपने कहा इस कंपाउंड को यूवी क्षेत्र में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन है वो निम्न स्तर से किस में जाएंगे, उच्च ऊर्जा में। देखो इसमें अगर देखा जाए तो आपने कहा दो इस तरह से हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है। तो आपने कहा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन भरे हुए होने चाहिए, लेकिन वो स्तर लेंगे जिसकी ऊर्जा क्या है, ज्यादा। तो इन दोनों में भरे हुए, इन दोनों में से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, तो आपने कहा इसकी, यानी ये तो क्या हो गया, आपने कहा इसको तो लिखते हैं होमो। अब आपने कहा निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है, निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाएगा तो उच्च स्तर कैसा होना चाहिए, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड। आपने कहा अनऑक्यूपाइड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों में नहीं है, लेकिन दोनों में से कौन सा लेंगे, जिसकी ऊर्जा क्या है, कम। ये क्या कहलाता है, ल्यूमो कहलाता है। अब एक चीज देखना, आपने कहा इस तरह से होमो से ल्यूमो में जाएगा, ये अपन सिंपल कहें कि ये अपने पास में क्या थी, एथीन, तो इलेक्ट्रॉन है वो पाई से पाई स्टार जाएगा। आपने कहा एनर्जी कितनी चाहिए, यहाँ तक। आपने कहा एनर्जी का मान ज्यादा है तो लैम्डा का मान कम है, और लैम्डा का मान कितना है, आपने कहा 163 नैनोमीटर। अब देखो जैसे ही आपने इनको सहयुग्मन में बनाया तो आपने कहा यहाँ पे जब है इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा,
आपने कहा इस स्तर से इस स्तर, देखो इसकी बजाय एनर्जी क्या हो गई, कम। आपने कहा एनर्जी हो गई कम, लैम्डा क्या हो गया, ज़्यादा, और लैम्डा का मान कितना आ जाता है, आपने कहा 217 नैनोमीटर। तो आप आराम से इसमें देख सकते हो कि जब भी अपन इसका स्पेक्ट्रम देखते हैं कि पहले अगर कभी थी एथीन, लेकिन जैसे इसमें सहयुग्मन हुआ, सहयुग्मन होने से जो ऊर्जा स्तर थे उनके बीच की ऊर्जा क्या हो गई, कम। ऊर्जा अगर कम हो गई तो आपने कहा ट्रांजिशन है वो क्या होने लग गए, आसानी से। अब ट्रांजिशन आसानी से होने का मतलब है एनर्जी तो लगेगी कम और लैम्डा क्या आ जाएगा, ज़्यादा। तो अपन एक बार फिर से यही कह रहे हैं कि आपने कहा अलग अलग क्या लेते हैं, आपने कहा स्तर लेते हैं। उन स्तरों के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो आपने कहा अलग अलग स्तरों के अंदर जब बात करेंगे तो अपन ने कहा कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है तो आपने कहा अलग अलग कंपाउंड में ट्रांजिशन सेम होते हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या आता है, अलग अलग। और आवश्यक ऊर्जा का मान जब अलग अलग होता है तो आपने कहा यहाँ पे जो ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए लैम्डा का मान भी क्या आ जाता है, अलग अलग। और ये लैम्डा जो है ये अपन को निकालना आना चाहिए। तो जैसे अपन ने एथीन का एग्जाम्पल लिया कि इसके लिए 263 होती है, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए यहाँ पे लैम्डा का मान होता है वो कितना आ जाता है, आपने कहा 217 नैनोमीटर आ जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।